इतिहास गवाह है कि सभ्यताएं बनती है, साम्राज्य ढह जाते हैं और समय की धूल में बड़े बड़े शहर दफन हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका वजूद मिट जाने के बाद भी उनकी गूंज सदियों तक ब्रह्मांड में रहती है। आज से ठीक 2700 साल पहले जब यूरोप के घने जंगलों में कबीले आपस में लड़ रहे थे, जब आधुनिक अमेरिका का कोई नक्शा नहीं था और जब चीन की महान दीवार का पत्थर भी नहीं रखा गया था, तब भारत की पावन भूमि पर ज्ञान का एक ऐसा सूर्य उदय हुआ जिसने पूरी दुनिया के अंधकार को मिटा दिया। यह कहानी किसी राजा या उसके द्वारा जीते गए युद्धों की नहीं है। यह कहानी है मानव इतिहास के सबसे पहले मुकुट की, जिसे दुनिया तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। एक ऐसी जगह जहां विचार पैदा होते थे, जहां विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होता था और जहां बैठकर एक साधारण से शिक्षक ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो दिया। आज के इस वीडियो में हम तक्षशिला के उदय, उसकी अनूठी शिक्षा प्रणाली, वहां पढ़ने वाले महान विद्वान और इसके दुखद अंत के रहस्य को गहराई से समझेंगे। तो आइए समय के पहिए को पीछे घुमाकर चलते हैं बेहद रोमांचक सफर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube मंच प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स में। तक्षशिला यह केवल एक नाम नहीं है बल्कि कला की प्रकाष्ठा थी। लेकिन इस विश्वविद्यालय का यह नाम कैसे पड़ा? सनातन ग्रंथों और रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के दो पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। भरत ने सिंधु नदी के तट पर भव्य शहरों की स्थापना की थी। पुष्कल के नाम पर जिस शहर को बनाया गया उसका नाम था पुष्पकलावती, जो आज का आधुनिक पेशावर है। और तक्ष के नाम पर बना तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी के पास स्थित है। तक्षशिला का शाब्दिक अर्थ होता है कटे हुए पत्थरों का शहर या तक्ष का शहर। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण था, यह एक तरह का वरदान था। यह गांधार महाजनपद की राजधानी थी। जैसे आपने पढ़ा होगा या सुने होंगे कि 16 महाजनपदों की जो कहानी है, जो 16 जनपद से जब महाजनपद का परिवर्तन हो रहा था, उसी में से एक प्रदेश था गांधार। यह गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह शहर उत्तरापथ यानी उस समय के महान व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, जो मगध को हिंदकुश पर्वतों के पार मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता था। व्यापार की वजह से यहाँ न केवल धन का आगमन हुआ बल्कि दुनिया भर के विचार, संस्कृतियाँ, दर्शन और तकनीकें भी यहाँ पहुँचने लगी। इसी सांस्कृतिक मिलन ने तक्षशिला को एक यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय बनने की नींव दी। इसकी शुरुआत 700 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। यहाँ कोई इमारत नहीं थी। यह एक समझने की चीज़ है, आप इसे समझें कि यहाँ कोई किसी प्रकार का इमारत नहीं था, बल्कि पूरे शहर में फैले हुए सैकड़ों अलग अलग आश्रम और गुरुकुल थे, जो मिलकर इस महा विश्वविद्यालय का निर्माण करते थे। आज के समय में हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या IIT में एडमिशन लेना जैसे कठिन माना जाता है, ठीक उससे भी ऊपर लगभग आज से 2500 साल पहले तक्षशिला में प्रवेश लेना लगभग असंभव था। विश्वविद्यालय का कोई अपना लिखित प्रोस्पेक्टस नहीं था और ना ही यहाँ कोई फॉर्म भरे जाते थे। यहाँ प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी वो 16 वर्ष की थी। एक तरह से जैसे आज हम परीक्षाएं जो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस या फॉर्म की सुलभता रहती है, वहाँ उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। बस आपकी न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। जब यहाँ कोई छात्र यहाँ पर आता था तो उसे सीधे मुख्य आचार्य जो होते थे उसके सामने एक मौखिक परीक्षा या इंटरव्यू से गुजरना पड़ता था। द्वार पर खड़े गुरु छात्र से वेद, तर्कशास्त्र और उसके चरित्र से जुड़े सवाल पूछते थे। कहा जाता है कि ऐसे तीखे सवाल होते थे कि 10 में से 8 छात्र पहले ही चरण में लगभग बाहर हो जाते थे। यहाँ चयन का दर लगभग 20% था। एक बार जब छात्र को प्रवेश मिल जाता था तो अमीर और गरीब का भेद पूरी तरह यहाँ समाप्त हो जाता था। राजा और सामान्य नागरिक सभी को समान अवसर प्राप्त होते थे। छात्र अपने गुरु के आश्रम या घर पर ही रहकर एक तरह से आवासीय छात्र के रूप में शिक्षा प्राप्त करते थे।
गुरु और शिष्य का संबंध एक परिवार की तरह होता था। गुरु अपने छात्रों को नैतिक और शारीरिक कल्याण की पूरी जिम्मेदारी लेते थे। अब समझते हैं यहाँ की जो दीक्षा थी, जो शिक्षा होती थी, उसका भुगतान किस प्रकार होता था। ये दो प्रकार से बनाए गए थे। जो भुगतान प्रणाली थी, जो शिक्षा के बदले में जो मूल्य प्रदान किया जाता था, उसे समझते हैं। इसे दो प्रणालियों में विभाजित किया था। पहला का नाम था सभाग विद्धु और दूसरा का नाम था धमंते वासिक। सभाग विद्धु, इसके अंतर्गत जो छात्र अमीर होते थे वे अपनी शिक्षा की शुरुआत में ही 1000 सोने के सिक्के एडवांस फीस के रूप में गुरु के चरणों में अर्पित करते थे। वहीं धमंते वासिक जो होता था, जो छात्र फीस देने में असमर्थ होते थे, वे दिन भर आश्रम में कार्य करते थे, गुरु की सेवा करते हुए पढ़ाई करते थे। तो ये थे धमंते वासिक और सभाग विद्धु। अब सवाल उठता है कि यहाँ पढ़ाया क्या जाता था। तो इसका जवाब इस तरह है कि मानव जीवन और ब्रह्मांड का हर वो रहस्य जो इंसान जान सकता था, इसकी पढ़ाई यहाँ पूरी होती थी। यहाँ लगभग 64 कलाओं और 8 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। राजा अपने बेटों को यहाँ युद्ध नीति, चक्रव्यूह की रचना, तीरंदाजी, हाथियों व घोड़ों को वश में करने के लिए की कला सीखने के लिए भेजते थे। यहाँ का मेडिकल विभाग दुनिया में सबसे उन्नत था। तारों और ग्रहों की गतियों को देखकर ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी करना यहाँ सिखाया जाता था। दर्शन और तर्कशास्त्र में छात्रों को तब तक शास्त्रार्थ करनी होती थी जब तक वे किसी सत्य के अंतिम निष्कर्ष पर ना पहुँच जाए। यहाँ पर रटने की नहीं बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाता था। तो ये जो विधाएं थी, जो विषय थे, यह तक्षशिला में प्रदान की जाती थी। तक्षशिला की महानता को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह देखना है कि यहाँ से पढ़कर कौन निकले। इस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाएं हमेशा के लिए बदल दी। सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम है वो है आचार्य चाणक्य का। चाणक्य ने इसी विश्वविद्यालय से अपनी पूरी शिक्षा की थी और बाद में यहीं पर राजनीति और अर्थशास्त्र के मुख्य आचार्य बने। जब भारत पर सिकंदर का खतरा मंडरा रहा था, तब चाणक्य ने इसी तक्षशिला के कक्षों में बैठकर अखंड भारत की रणनीति तैयार की थी। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ प्रशिक्षित किया और एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया। बात करते हैं महर्षि पणिनि की, जो यहीं पर शिक्षा प्राप्त किए थे। इन्हें दुनिया का पहला और सबसे महान भाषाविद लिंग्विस्टिक कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा को व्यवस्थित करने के लिए अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इसी तरह जो एक वैद्य प्राचीन भारत में जो सबसे चर्चित रहे, राजवैद्य जीवक, ये चिकित्सा सीखने के लिए तक्षशिला आए थे। यहाँ उन्होंने 7 वर्ष तक कड़ा अध्ययन किया। यही जीवक भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत डॉक्टर बने और उसमें मस्तिष्क की सफल सर्जरी भी इन्होंने की थी। उज्जैनी के जो राजा प्रघोत थे, उनको पीलिया का रोग हो गया था। इस रोग के इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को प्रघोत के पास भेजा था। इसके अलावा महर्षि वररुचि, कात्यायन, आयुर्विज्ञान वेता महर्षि चरक और सुश्रुत, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा तक्षशिला के विद्यालय के ही देन थे। कौशल नरेश, प्रसेनजीत, कुशीनगर के बंधुमल, बौद्ध विद्वान वसुबंधु ने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। जो स्थान पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा था, उसकी इस चमक पर बर्बर और जाहिल आक्रमणकारियों का नज़र पड़ गई। मौर्यों के अवनति के दिनों में यूनानियों ने इस पर अधिकार कर लिया था। कनिष्क और उसके वंशजों का भी अधिकार कुछ समय आ रहा, लेकिन 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य एशिया से एक ऐसी आंधी आई जिसने सब कुछ मटिया मेट कर दिया। ये थे हूण। असभ्य हूणों की दुर्दांत तलवारों ने भारतीय संस्कृति और विद्या का एक प्रमुख केंद्र को तहस नहस कर दिया। हजारों साल का संचित ज्ञान, विज्ञान और पांडुलिपियों को आग लगा दी। हफ्तों तक तक्षशिला धधकती रही और उस धुएं के साथ मानव सभ्यता का एक स्वर्णिम अध्याय हमेशा के लिए राख के ढेरी में तब्दील हो गया। विनाश के बाद तक्षशिला का नाम केवल लोक कथाओं और पुरानी किताबों में सिमट कर रह गया। लोग
भूल गए कि ऐसा कोई शहर सच में था या नहीं, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। सन 1863 में भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्राचीन चीनी यात्रियों हेनसांग और फाहियान के यात्रा वृत्तांतों के आधार पर इस जगह की मैपिंग की और मिट्टी के टीलों के नीचे दबे इस महान नगरी को ढूंढ निकाला। लेकिन जो तक्षशिला है, इसका वास्तविक और सबसे विस्तृत अध्ययन उत्खनन सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक ही स्थान पर अलग अलग कालों के बसे 3 प्रमुख नगर मिले। इन नगरों में जो पहला नगर था उसे इतिहास में भीर का टीला कहा जाता है, दूसरा जो था वो उसे सिरकप के खंडहर के रूप में जाना जाता है, और जो तीसरा प्रमुख नगर था उसे सिरसुख नगर के अवशेष के रूप में मिले हैं, जो तक्षशिला के क्रमिक इतिहास एवं विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भीर का टीला था, इसी समय तक्षशिला भीर के टीले के आसपास के जो हिस्से हैं उसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। उसके बाद के जो दूसरा जो सिरकप के जो खंडहर हैं उसे यूनानियों के द्वारा तैयार किया गया था, और तीसरा जो था जो सिरसुख नगर है, इसका संबंध कनिष्क या कुषाण राजाओं से संबंधित माना जाता है। तो नियति ने जो भूमि के अंदर दबे हुए जो शिक्षा विश्वविद्यालय थे उसे गर्भ से बाहर निकाला कनिंघम और जॉन मार्शल ने। सन 1980 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के स्थल के रूप में घोषित किया है, अर्थात जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में के रूप में घोषित किया। आज भले ही तक्षशिला के खंडहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी से कुछ दूरी पर मौन खड़े हैं, लेकिन वे हमें याद दिलाते हैं कि भारत अपने ज्ञान विज्ञान और आचार्यों के दम पर पूरी दुनिया का विश्व गुरु था। तक्षशिला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, वह इंसानी सोच की वो उड़ान थी जो समय की सीमाओं को पार कर चुकी थी। जब भी दुनिया में शिक्षा और विद्या का इतिहास लिखा जाएगा, तक्षशिला का नाम सबसे पहले पन्ने पर सोने के अक्षरों में चमकेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। आपको ये अंक कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें, और हम वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कि अगले एक बेहतरीन अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।